सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान में क्लास 7 का लेसन नंबर 5। लेसन का नाम है आपका जल। जल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा जल कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे जीवन के लिए। आपने सुना भी होगा जल ही जीवन है। जल के बारे में सोचने पे आपके दिमाग में आ गया होगा कि जल ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। जल के बिना कोई काम नहीं हो सकता। जीवन के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये प्रकृति की तरफ से अपन को एक गॉड गिफ्ट है। जल, जल संसाधन, जल। जल आपके दिमाग में आया होगा जल, जल प्रताप, वर्षा की रिमझिम और अपने नल के बारे में सोचने लगे होंगे। बच्चे वर्षा के भरे गड्ढों में जैसे खेलते रहते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता रहता है, ऊपर जाता है, वायु में चक्कर लगाता है और उसके बाद संघनन की क्रिया होती है। संघनन की क्रिया के बाद वापिस जल वर्षा के रूप में नीचे धरातल पर आ जाता है। तो ये जो जल चक्र जो चलता रहता है इसी को क्या कहते हैं अपन? जल चक्र कहते हैं। तो जिस प्रक्रम के जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है, इस प्रक्रम के कारण जल अपने स्वरूप को बदलता रहता है। कभी बादलों के रूप में, कभी वर्षा के रूप में बना रहता है और महासागरों और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। महासागरों में जल वाष्पित होता है, वाष्पित होने के बाद बादल बनते हैं, संघनन की क्रिया के बाद वापिस जल वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। किसके समान है? थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों से पूर्व उपस्थित था वह आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम महाराणा के खेत सिंचाई के रूप में करते हैं, हो सकता है वो किसी समय में अमेजन नदी के रूप में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत हैं। अलवण जिनमें नमक की मात्रा नहीं है उनके मुख्य स्रोत हैं नदी है, ताल है, सोते हैं, हिमनद है। ये सब क्या है? अलवण के जल के स्रोत हैं। महासागरों में लवणता वाला भरपूर जल भरा हुआ है। आपको पता होगा हमारी पृथ्वी पर अगर इसके हम भाग करें 1, 2 और 3 और 4, तो 1, 2, 3 तीनों भागों पर जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। वो नदियों, महासागरों के रूप में आपको मिलेगा। केवल एक भाग पर स्थल है जिस पर इतनी जनसंख्या निवास करती है। तीनों भागों पर महासागरों के रूप में काफी संख्या में जल भरा हुआ है। मतलब पृथ्वी के 1/3 भाग में जल भरा हुआ है महासागरों के रूप में। महासागरों और समुद्री जल का लवणीय होता है। इसे अधिकांश नमक और सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग में किया जाने वाला नमक रहता है। लवणता भरा रहता है महासागरों में। आगे देखिए आप, जल का वितरण, मतलब जल कितने परसेंट कहाँ पर है? जल कितने परसेंट कहाँ पर है? जैसे महासागर में, इसमें महासागर में 97.3% जल महासागरों में। 97.3% जो जल है वो महासागरों में है। उसके बाद बर्फ, जो आपका बर्फ के रूप में जो जल है वो 0.2% 0.2% भाग जो है वो बर्फ के रूप में है। उसके बाद जो भूमिगत जल है आपका, जो भूमिगत जल है, भूमिगत जो जल है वो 0.68% भूमिगत जल है। कितना है? 0.68% भूमिगत जल है। उसके बाद जो नमकीन झीलें हैं
उसके बाद वायुमंडल में है, नदियां हैं 1%, 0.1% पर। वैसे कुल मिलाकर ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महासागरों में जल भरा हुआ है। आपने देखा 97.3% जो जल है वो महासागरों के रूप में इस पृथ्वी पर है। मैंने पहले कहा है कि पृथ्वी के 3 भागों में जल भरा हुआ है, केवल 1% भाग पर स्थल भाग है। उसके बाद देखिए आप, जीवन के लिए जो जल अत्यधिक आवश्यक है, प्यास से होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। जल इतना इम्पोर्टेंट है, जल ही जीवन है। जल प्यासे की जो प्यास है उसको जल ही बुझा सकता है। कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर सकते हैं। अब इसका उपयोग अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो एक जो अमूल्य जो गॉड गिफ्ट अपन को मिला हुआ है उसका अगर अपन सही उपयोग करें तो आने वाले समय में हम इस बहुमूल्य संसाधन को बचा सकते हैं। अन्यथा इसी तरह अगर जल का अति दोहन होता रहा तो आने वाले समय में जो पीने योग्य जो जल है वो नहीं बचेगा, बहुत काफ़ी किल्लत आ जाएगी पानी के लिए। तो जो ये बहुमूल्य संसाधन अपन को गॉड गिफ्ट जो मिला हुआ है इसके लिए आपको सही उपयोग करना पड़ेगा। अब आगे देखिए आप, आगे देखिए, देखो बच्चों आगे देखो। अब हम पढ़ेंगे महासागरीय परिसंचरण। महासागर में जो है, जो उसका जो जल है वो कई रूपों में परिसंचरण रहता है। जैसे महासागरों में तरंगे, बड़ी बड़ी लहरें तरंगे आती जाती रहती है। उसके बाद ज्वार भाटा भी महासागरों में आता जाता रहता है। आप समुद्र के तट पर शाम के टाइम या सुबह के टाइम जैसे ही चलते हैं आप अलग ही अनुभूति करोगे। आप जिस तट पर अपन चलते हैं उस पर आपको अलग ही अनुभूति होगी। शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। जैसे कुछ जैसे झील वगैरह जो रहती है उनमें जल हमेशा शांत रहता है, बराबर रहता है। पर महासागरों में हमेशा क्या है, जल गतिमान रहता है, लहरों के रूप में आता और जाता रहता है। इसी प्रकार वो कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियाँ निम्न प्रकार से, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं, यह सब समुद्र की जो गतियाँ हैं उनके प्रकार हैं। जैसे तरंगे, ज्वार भाटा, उसके बाद आती है आपकी धाराएं। क्या आती है? धाराएं। ये सब समुद्र में चलती रहती है। तरंगे, लहरें कहो आप, ज्वार भाटा, धाराएं, ये सब क्या है, समुद्र में चलती रहती है। तरंगे, समुद्री तट पर आप गेंद खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो आप क्या देखते हैं? वो एक बहुत बड़ा मनोरंजक, जब अपन गेंद को वापस लेने जाते हैं समुद्र की लहरों से, फिर वह गेंद वापस आपके पास आ सकती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता है और गिरता रहता है तो इसे ही तरंगे कहते हैं। महासागरों की सतह पर जब जल लगातार उड़ता रहता है या गिरता रहता है तो उसे ही क्या कहते हैं, अपन तरंगे कहते हैं। तूफान की तेज वायु चलने के बाद विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। जब तूफान, कभी कभी समुद्र में आपने सुना होगा सुनामी, सुना है ऐसा नाम। जब तूफान आता है समुद्र के अंदर तो विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इसके कारण अत्यधिक विनाश होता है। समुद्र के जो तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, जो तटवर्ती राज्य आते हैं, आपने देखा होगा, ये देखिए आप, जैसे ये भारत का जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं, ये समुद्र के किनारे किनारे, इधर है अरब सागर, क्या है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, यही सही। तो आप ये जो तटवर्ती क्षेत्र है पूरे, इनमें जब तेज विशाल जब तरंगे उठती है और भयंकर जब तूफान आता है तो इसके कारण क्या हो जाता है, अत्यधिक तूफान आता है और बड़ी बड़ी तरंगे के रूप में उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। अगर
समुद्र की सतह से अगर 15 मीटर ऊंचाई पर अगर आपकी लहरें या तरंगें उठ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? सुनामी। क्या कहेंगे उसको? सुनामी। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से भी चलती है। ये तरंगे जो है वो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से भी चलती है। सन 2004 में, कौन से सन में? सन 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। कौन से सन में? सन 2004 में जो तटीय इलाके हैं भारत के, उनमें बहुत ज्यादा विनाश हुआ, खतरनाक विनाश हुआ, अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। जो अपना लास्ट पॉइंट है अपना भारत का, वो उस सुनामी के कारण, जो इंदिरा पॉइंट जिसे अपन कहते हैं, लास्ट पॉइंट है अपना वो भारत का, तो वो जो इंदिरा पॉइंट है वो उस सुनामी के कारण वो डूब गया। आपको याद होगा 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में, 26 दिसंबर सन 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे और इन तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसे अत्यधिक पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर अगर पैमाने पर मापी गई हो तो 9.0 मापी गई थी। आगे देखिए, अब आप आगे देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे ज्वार भाटा। इसकी बात करेंगे अपन, ज्वार भाटा। समुद्र दिन में दो बार नियम से महासागर का जल ऊपर उठना और गिरना, इसी को अपन क्या कहेंगे? ज्वार भाटा। क्या कहेंगे? समुद्र का पानी जो है, महासागर का जो पानी है, दिन में 2 बार ऊपर उठना और नीचे गिरना, इसी को हम क्या कहेंगे? ज्वार भाटा कहेंगे। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर जल उठकर या तट के हिस्से को डुबो दे देता है, जब सर्वाधिक, आपने समुद्र के किनारे कभी देखा होगा, जब बड़ी लहर आती है, बड़ी, जब ऊपर उठ के जब आता है या उसके किनारे को जब वो डुबो देता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार। क्या कहते हैं? ज्वार। उसे क्या कहेंगे अपन? ज्वार कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? ज्वार। जब वो समुद्री किनारे को जब वो ऊपर लहरें उठकर आती है बहुत भयंकर रूप से, तो उसे हम कहेंगे ज्वार कहेंगे। जब जल अपने न्यूनतम स्तर पर वापिस आ जाता है, जब जल वापिस वो सब सिमट कर जब वापिस आता है तो न्यूनतम स्तर पर जब वो आ जाता है तो उसे हम कहेंगे भाटा। क्या कहेंगे उसे? भाटा। ज्वार और भाटा। जब समुद्र का जल ऊपर उठकर आता है या समुद्र के किनारों को, अधिकतर किनारों को जो डुबो दे देता है तो उसे तो कहेंगे ज्वार। जब वापिस जल न्यूनतम स्तर पर वापिस पहुंच जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? भाटा। अब आगे देखिए आप, सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। सूर्य व चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है। जब जल और चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित होता है जिसके कारण ज्वार आते हैं। जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र के किनारे जब वो नौकायान, जब मछुआरे रहते हैं तो उनको मछलियां जो है वो ज्वार के कारण सारी मछलियां क्या आ जाती है? किनारे पर आ जाती है। तो उनको, मछुआरों को मछलियां पकड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा रहता है, मछलियां पकड़ी जाती है। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे होने से जल का उतार चढ़ाव विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। ये जो ज्वार भाटे की जो प्रक्रिया है, इसको विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। ये भी एक फायदा इससे। दूसरा फायदा है कि जो मछुआरे हैं तो उनके बिना परेशानी के ही मछलियां किनारे पर आ जाती है, तो आसानी से वो मछलियां पकड़ लेते हैं। आगे की जो इसकी जो है धाराएं, महासागरीय धाराएं, इसको अपन अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये जहाँ तक पढ़ा है जल महासागरों में कितने % है, जल का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, इस पाठ को आप घर पे अध्ययन करें। धन्यवाद।